हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल RWA जीएस रिवीजन में। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, नवीन सर जीएस के प्रैक्टिस सेट करवाए, नायक नायक सीरीज चलाई उन्होंने। तो डेली हम उसका रिवीजन करते हैं। उस पूरे जो प्रैक्टिस सेट है उसका हम लगभग 15-20 मिनट में पूरा रिवीजन कर लेते हैं। तो आज है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतनाट्यम पारंपरिक रूप से किस प्रकार के संगीत से किया जाता है। जो भारतनाट्यम है, जो कि तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, इसमें मुख्यतः किस संगीत का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें कर्नाटक संगीत का प्रयोग किया जाता है इस भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य में। और ये जो कर्नाटक संगीत है, ये साउथ में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हिंदुस्तानी संगीत। एक कर्नाटक संगीत और एक होता है हिंदुस्तानी संगीत। ये नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में प्रयोग किया जाता है। तो कथक जो शास्त्रीय नृत्य है, कहाँ का है ये शास्त्रीय नृत्य? यूपी का, उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का और उत्तर भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य। इसमें हिंदुस्तानी संगीत का प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कथकली। कथकली कहाँ का है? तो कथकली कहाँ का है? केरल का है। इस शास्त्रीय नृत्य में किस म्यूजिक का प्रयोग किया जाता है? तो सोपना म्यूजिक। किसका? सोपना संगीत का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार नेक्स्ट है मणिपुरी। मणिपुरी में किसका प्रयोग किया जाता है? शास्त्रीय नट म्यूजिक। मणिपुरी कहाँ का है? ये मणिपुर का है। इसमें शास्त्रीय नट म्यूजिक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट कुचिपुड़ी में, कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, इसमें कर्नाटक संगीत का प्रयोग होता है। भरतनाट्यम में भी कर्नाटक संगीत का और हिंदुस्तानी संगीत का कथक में किया जाता है। कथकली में सोपना म्यूजिक, मणिपुरी में शास्त्रीय नट म्यूजिक, कुचिपुड़ी में कर्नाटक म्यूजिक का प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट है भारतनाट्यम के अन्य नाम। जो भरतनाट्यम है, भरतनाट्यम जो शास्त्रीय नृत्य है, इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं? इसे देवदासी अट्टम भी बोला जाता है। सादिर अट्टम, देवदासी अट्टम और सादिर अट्टम, ये भरतनाट्यम के ही अन्य नाम है। ये मंदिरों को समर्पित है। जो भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है, ये मंदिरों को समर्पित है। जो भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है, इसकी 3 शैलियाँ हैं। कौन कौन सी? वर्णम, जावाली और तिल्लाना। वर्णम, जावाली और तिल्लाना। नेक्स्ट, फादर ऑफ कर्नाटक म्यूजिक। कर्नाटक म्यूजिक के पिता किसको बोला जाता है? तो पुरंदर दास। पुरंदर दास को फादर ऑफ कर्नाटक म्यूजिक बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, त्रिमूर्ति ऑफ कर्नाटक म्यूजिक। त्रिमूर्ति ऑफ कर्नाटक म्यूजिक। तो मेल्स में कौन कौन सी है त्रिमूर्ति? त्यागराज, मुथुस्वामी और श्यामा शास्त्री। त्यागराज, मुथुस्वामी और श्यामा शास्त्री। और फीमेल में कौन कौन है? MS सुब्बुलक्ष्मी, DK पट्टामल और MS वसंत कुमारी। MS सुब्बुलक्ष्मी ये भारत रत्न पाने वाली पहली संगीतकार थी। 1998 में इनको भारत रत्न मिला था। 1998 में इनको भारत रत्न मिला था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है लोक नृत्य। बिहार के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? तो धोबिया और सामा चकेवा। धोबिया और सामा चकेवा ये कहाँ के हैं? बिहार के लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट उड़ीसा। उड़ीसा के लोक नृत्य हैं मेहरी, गोटीपुआ, बाघा, घंटा, पैका, घुमुरा, दलखाई और रणका। मेहरी, गोटापुआ, बाघ, घंटा मृदंगम, पौका, घुमुरा, दलखाई और रणका। नेक्स्ट हरियाणा के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? तो धमाल और मंजीरा ये कहाँ के हैं? ये हरियाणा के लोक नृत्य हैं। उत्तर प्रदेश के कौन कौन से हैं? चरकुला और कजरी। चरकुला और कजरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, मोहिनी अट्टम जो कि केरल का शास्त्रीय नृत्य है, इसके कलाकार कौन कौन हैं? तो भारती शिवाजी। भारती शिवाजी इनका ये मोहिनी अट्टम की कलाकार है। तो इनको 2004 में पद्मश्री मिला था। नेक्स्ट कनक रेले, इनको 1990 में पद्मश्री मिला था। मोहिनी अट्टम की जो मदर किसको बोला जाता है? तो कलामंडलम कल्याणी अम्मा को मोहिनी अट्टम की माता कहा जाता है। अन्य कलाकार कौन कौन से? शांता राव, डॉक्टर सुनंदा नायर। भारती शिवाजी, कनक रेले, कलामंडलम कल्याणी अम्मा, शांता राव और डॉक्टर सुनंदा नायर, ये सभी मोहिनी अट्टम से संबंधित कलाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है दीपावली। हिंदू कैलेंडर के कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। दीपावली जो कार्तिक मास है उसकी अमावस्या को मनाया जाता है। नेक्स्ट महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि फागुन माह में मनाया जाता है हिंदी कैलेंडर के। गणेश चतुर्थी भाद्रपद में मनाया जाता है। हनुमान जयंती चैत्र माह को मनाई जाती है। जो चैत्र माह है ये हिंदी पंचांग का पहला महीना माना जाता है और अंतिम माह कौन सा होता है? फागुन। कौन सा? फागुन होता है। तो दीपावली कार्तिक मास में, महाशिवरात्रि फागुन माह में, गणेश चतुर्थी भाद्रपद में, हनुमान जयंती चैत्र मास में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है
1928 से 1980 के बीच भारत ने कितने गोल्ड जीते थे? तो 1928 में हॉकी में पहला गोल्ड जीता था एम्स्टर्डम नीदरलैंड में। उसके बाद 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1964 और लास्ट 1980। लास्ट गोल्ड हॉकी में कब जीता था? 1980 में जीता था। नेक्स्ट है कुल ओलंपिक पदक अब तक कितने जीते हैं कुल ओलंपिक पदक? तो 35। तो गोल्ड इसमें से 10 गोल्ड है, इसमें से 8 हॉकी में गोल्ड जीते गए हैं। एक जीता है अभिनव बिंद्रा ने बीजिंग में जो हुए थे ओलंपिक 2008 में, और एक जीता है नीरज चोपड़ा ने जो कि टोक्यो ओलंपिक हुआ था 2022 में। जो नीरज चोपड़ा इन्होंने 87.58 मीटर भाला फेंका था और गोल्ड जीता था। नेक्स्ट है 1928 में जब हॉकी टीम ने गोल्ड जीता था उस टाइम कैप्टन कौन थे? तो जयपाल सिंह मुंडा हॉकी टीम के कैप्टन थे। नेक्स्ट 1936 में कौन थे? तो मेजर ध्यानचंद थे। 1948 में किशन लाल। 1980 जो लास्ट जीता था उसमें वासुदेव भास्करन थे। जो लेटेस्ट अभी हॉकी में भारत ने कांस्य पदक जीता है 2021 में। ये 41 वर्षों बाद कोई पदक आया। लास्ट 1980 में गोल्ड जीता था, उसके बाद 2021 में 41 वर्षों बाद कांस्य पदक भारत के हिस्से में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है ओलंपिक में पहला एशिया का पहला और पहला भारतीय जो कि कांस्य पदक जीता है कहाँ पर? टेनिस में। तो वो कौन थी? जो कौन था जो टेनिस में एशिया में भारत में पहली बार कोई पदक जीता था? वो थे लिएंडर पेस। कब? 1996 अटलांटा ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीता था टेनिस में। नेक्स्ट पॉइंट है पहला ओलंपिक पदक। कोई सा भी पहला ओलंपिक पदक किसने जीता था? केटी जाधव ने 1952 में। कौन सा पदक था? कांस्य पदक था। और वो किस गेम में जीता था? तो कुश्ती में। हेलेंस्की में हुए थे 1952 में केटी जाधव ने जीता था। नेक्स्ट पहला रजत पदक किसने जीता था? तो वो एथेंस ओलंपिक में राज्यवर्धन सिंह राठौर द्वारा जीता गया था। किस खेल में? तो शूटिंग में जीता गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है इंडियन सुपर लीग किससे संबंधित है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्टैब्लिशमेंट कब की गई थी? 2013 में की गई थी। उस टाइम इसमें 8 क्लब थे। इसका पहला आयोजन 2014 में हुआ था। फर्स्ट आयोजन जो हुआ था 2014 में, इसमें कौन जीता था? तो एटलेटिको डी कोलकाता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? 10 सितंबर को। विश्व नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस ये 12 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को। और इंटरनेशनल सीमा शुल्क दिवस ये कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। बालिका दिवस 24 जनवरी, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, आत्महत्या रोकथाम दिवस 10 सितंबर, विश्व नर्स दिवस 12 मई, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, राष्ट्रीय मतदाता 25 जनवरी, इंटरनेशनल सीमा शुल्क 26 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 जनसंख्या। तो स्थिर जनसंख्या वृद्धि दर वाला वर्ष कौन सा माना जाता है? तो 1921 से 1951 तक स्थिर जनसंख्या वृद्धि दर थी। नेक्स्ट 1921 को द ग्रेट डिवाइड महान विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है। 1921 को क्या कहा जाता है? द ग्रेट डिवाइड महान विभाजक वर्ष। ऋणात्मक वृद्धि दर, जो जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर आई थी वो कौन में आई थी? तो 1911 से 1921 में कितनी आई थी? 0.31% ऋणात्मक वृद्धि दर आई थी जनसंख्या में। नेक्स्ट अब यहाँ से स्टार्ट है पॉलिटी के क्वेश्चन नंबर 1 है आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A में क्या बताया हुआ है? तो 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान ये किसमें बताया गया है? आर्टिकल 21A में। ये कब किस संविधान संशोधन? तो 86वें संविधान संशोधन हुआ था 2002 में। उसके अंतर्गत 6 से 14 साल के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया गया था। एक RTE एक्ट आया था, राइट टू एजुकेशन, ये कब आया था? 2009 में आया था। और एक है RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये कब आया था? 2005 में। जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है ये आर्टिकल 91 में बताया गया और ये कब आया था? 2005 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, आर्टिकल 22 में क्या बताया गया है? तो धर्म की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता आर्टिकल 22 में बताई गई है। आर्टिकल 29 में क्या बताया है? अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण बताया है आर्टिकल 29 में। नेक्स्ट आर्टिकल 23 में बलात्श्रम और मानव तस्करी निषेध, बलात्श्रम और मानव तस्करी पर रोक। और आर्टिकल 24 में क्या बताया गया है? बाल श्रम पर रोक, जो बच्चों से काम करवाते हैं, छोटे बच्चों से, उन पर रोक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, आर्टिकल 16 का 4 में क्या बताया गया है? तो इसमें बताया गया है पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण, जो पिछड़े वर्ग होते हैं उनके लिए आरक्षण बताया गया है आर्टिकल 16 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, आर्टिकल 19(1) के डी में क्या बताया है भारतीय संविधान में? तो भारत के अंदर घूमने का अधिकार, ये हमें आर्टिकल 19(1) के डी के अंतर्गत दिया गया है। आर्टिकल 19(1) ए में क्या बताया है? तो इसमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बताई गई है। नेक्स्ट 19 बी में क्या बताया गया है? तो शांतिपूर्वक सम्मेलन, शांतिपूर्वक सम्मेलन का प्रावधान आर्टिकल 19 बी में बताया गया है। 19 सी में क्या बताया है? तो संघ बनाने का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार आर्टिकल 19 सी में। 19 डी में अबाध्य घूमना, भारत में हम कहीं भी, भारत के क्षेत्र में हम कहीं भी अबाध्य घूम सकते हैं, कोई भी रोकथाम नहीं है। आर्टिकल 19 ई में क्या बताया गया है? कहीं भारत में कहीं भी निवास की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 जी में क्या बताया है? व्यवसाय की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 एफ खत्म कर दिया गया है। और आर्टिकल 19 ए के अंतर्गत पुतला फूकने का, चुप रहने का और झंडा फहराने का अधिकार भी दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, मौलिक अधिकारों का संरक्षण, मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 32 के अंतर्गत किया जाता है मौलिक अधिकारों का संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, संपत्ति का अधिकार। जो संपत्ति का अधिकार है, ये पहले आर्टिकल 9 है, फिर आर्टिकल 31 में हुआ करता था, लेकिन इसको अब खत्म करके संविधान संशोधन 44 और संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। इसके अंतर्गत संविधान के भाग 12 आर्टिकल 300 का में विधि कानून बना दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट है हिस्ट्री के क्वेश्चन। तो हिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 1 है, महात्मा बुद्ध से संबंधित। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था महात्मा बुद्ध का? तो लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? गया में। प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था इन्होंने? सारनाथ में दिया था। निर्माण, इन्हें मोक्ष कहाँ प्राप्त हुआ था? कुशीनगर में। बंदर से भेंट कहाँ पर हुई थी? वैशाली में। और हाथी को वश में किया था इन्होंने कहाँ पर? राजगीर में। जो इन्होंने गृह त्याग किया था 29 वर्ष की अवस्था में, 29 वर्ष की अवस्था में, उसको, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसको महाभी निष्क्रमण कहते हैं। गृह त्याग की क्रिया को उनको महाभी निष्क्रमण कहा जाता है। नेक्स्ट ज्ञान प्राप्ति जब हुई थी तो उसको कहा जाता है संबोधि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, वैशेषिक दर्शन, ये किसका है? तो कर्नाद का। सांख्य दर्शन किसका है? ये कपिल मुनि का है। योग दर्शन किसका है? तो पतंजलि का है। और न्याय दर्शन किसका है? गौतम का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, जो महात्मा बुद्ध है, महात्मा बुद्ध का जब जन्म हुआ था तो उसका प्रतीक जो चिन्ह है वो कौन सा है? तो कमल, कमल उनके जन्म का प्रतीक है। प्रथम प्रवचन का प्रतीक क्या है? तो धर्म चक्र। महाबोधि, जहाँ पर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, उसका बोधि वृक्ष है यानी कि पीपल। और त्याग, त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा। जन्म का प्रतीक है कमल और त्याग का प्रतीक है घोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, गौतम बुद्ध कर्म में विश्वास रखते थे, पुनर्जन्म में भी विश्वास रखते थे और निर्वाण प्राप्ति में विश्वास रखते थे, लेकिन वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे। तो कर्म में विश्वास करते थे, पुनर्जन्म होता है उसमें भी विश्वास करते थे और निर्वाण प्राप्ति में भी विश्वास करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, गौतम बुद्ध की जो माँ थी वो किस वंश से थी? तो वो कौल्य वंश से थी। और पिता किस वंश से थे? शाक्य वंश से थे। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 बीसी में हुआ था। उनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 483 बीसी में हुई थी। 483 बीसी में ही प्रथम बौद्ध महासंगीति का आयोजन किया गया था। गृह त्याग इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में किया था। और ज्ञान प्राप्ति कब हुई थी? तो 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्ति हुई थी। तो आज इतने ही क्वेश्चंस थे। आई होप आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, सभी का अच्छे से रिवीजन हुआ होगा। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो कमेंट सेक्शन में ना बताना भूलें। और जो भी लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरा चैनल। थैंक यू सो मच एवरीवन।